अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा ये वो कोड है जो हमने पिछले सेशन में लिखा था। तो देखिए हमने कहा था कि जो इनर है वो एक क्लास ही होती है, लेकिन इशू ये है कि हमने इसको जिस तरीके से डिफ़ाइन किया है जैसे वॉन, लॉस्ट, कंटिन्यू, ये ना तो इंस्टेंस वेरिएबल हम ऐसे डिफ़ाइन करते थे, ना हमने मेथड ऐसे डिफ़ाइन किए, ना स्टैटिक वेरिएबल ऐसे डिफ़ाइन करते थे, ना ही कंस्ट्रक्टर हमने ऐसे डिफ़ाइन किए थे। तो ये क्या तरीका है जी, हम जो है वो जस्ट नाम लिख दें वेरिएबल्स के या कॉन्स्टेंट्स के और हम कहते हैं जी हमारे कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर हो गए हैं। तो इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझें कि ये नाम लिखने से क्या होता है, ठीक है, या इनम की जो क्लास है वो कैसे काम करती है। तो इस चीज़ मतलब इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, आपको पहले ना ये पता होना चाहिए कि ये कुछ 3-4 चीज़ें, 4 जो पॉइंट्स हैं ना, मतलब आपको ये बड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट तो ऐसे हैं जो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इनके इनम से पहले। तो वो क्या है जी, फॉर एग्जांपल हाउ टू एक्सेस पब्लिक स्टैटिक एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक क्लास का एट्रीब्यूट स्टैटिक है और पब्लिक है तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए ना क्विकली यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास क्लास है यूज़र के नाम से, ठीक है, वो इस तरीके से बनी हुई है जैसे उसमें एक मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट है दो, और हम इसके अंदर एक जो है ना वो स्टैटिक एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जी स्टैटिक है और वो स्ट्रिंग है, और अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो यूज़र है ना, जितने भी यानी कि जो यूज़र्स हैं हमारे सिस्टम में, उन तमाम यूज़र्स का जो कंट्री है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, जो कंट्री का एट्रीब्यूट है उसको स्टैटिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो कॉपी है वो क्लास लेवल पे बनेगी, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं बनेगी। तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्राइवेट लिख दें, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, तो इससे आप इस एट्रीब्यूट को सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र की क्लास के अंदर यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट करना है, इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, या इसकी वैल्यू चेंज करनी है, लाइक यूज़र डॉट कंट्री, और इसमें आपने कंट्री की वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल यू सेड के भी कंट्रीज पाकिस्तान। ये काम करने के लिए यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस एट्रीब्यूट को इस यूज़र की क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकें, तो आपको पता है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये हमारा क्या होना चाहिए, ये पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइवेट होगा तो ये कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, यानी कि अगर हम अपने एट्रीब्यूट्स को क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं और वो स्टैटिक एट्रीब्यूट हो, यानी कि उसका जो डेटा है अगर उस क्लास के 20 ऑब्जेक्ट भी बने हों तो ये डेटा सिर्फ एक ही दफ़ा स्टोर हो, ठीक है, ये बार बार ना स्टोर हो, तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो सेव हो सके। अच्छा, ये तो होगी एक बात कि इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू मेक श्योर अ क्लास फील्ड रेफरेंस शुड नेवर बी चेंज्ड। या यूँ कह लें कि जो उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है ना, वो जब हम एक दफ़ा सेट कर दें तो वही रहे, उसको बाद में कोई भी चेंज ना कर सके, ठीक है। ये हमने जब फाइनल का कीवर्ड देखा था उसमें मैंने आपको ये बात डिटेल में बताई थी। अभी मैं जस्ट क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जी कि जो यूज़र के अंदर कंट्री है ना वो एक ही दफ़ा सेट हो जाए और बाद में इसको कोई चेंज ना कर सके। तो अगर तो मैं कंट्री फॉर एग्जांपल यहीं पे सेट कर दूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी कंट्री की वैल्यू मैंने यहीं पे इसको असाइन कर दी, तो इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि आल्दो कि मैं इसको असाइन कर दी है, लेकिन कोई दूसरी जो क्लास है वो फिर भी फॉर एग्जांपल इस जो भी कंट्री की वैल्यू है वो यहाँ से लाइक चेंज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक दफ़ा वैल्यू सेट हो जाए ना वो कोई चेंज भी ना कर सके, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने उन एट्रीब्यूट्स को कॉन्स्टेंट्स बनाना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंट्स का क्या तरीका होता है, हम डिफाइन करते वक्त फाइनल का कीवर्ड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, इससे हमारा ये जो एट्रीब्यूट है ये एक कांस्टेंट बन गया है। तो कांस्टेंट बनने से अब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये जो लाइन है ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगी। अच्छा, तो यानी कि चूँकि इसको हमने फाइनल कर दिया है तो लिहाजा ये हम नहीं लिख सकते,
और फाइनल कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं। और कांस्टेंट डिक्लेयर करते वक्त जाहिर है एक और रूल है, वो ये है कि जो कांस्टेंट के जो नाम है ना, उन वेरिएबल्स के जो कांस्टेंट हों, वो हम कैसे रखते हैं, वो हम कैपिटल केस में रखते हैं, ताकि हम ईजिली आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो वेरिएबल का नाम है ये एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उसको कांस्टेंट भी बना दिया, उसको स्टैटिक भी बना दिया। और पब्लिक इसलिए किया ताकि हम उसको उस क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकें। अगर आपने पब्लिक या स्टैटिक और फाइनल की फर्दर डिटेल देखनी है या इसकी फर्दर डिटेल क्या है, तो आप जो रिलेटेड लेक्चर है उसको देखें। अभी हम सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था। तो ये है ये कांस्टेंट डिफाइन करना और स्टैटिक डिफाइन करना। अगला जो पॉइंट है वो ये है, ये हाउ टू मेक श्योर क्लास फील्ड रेफरेंस शुड नेवर बी चेंज, मतलब फाइनल करने से वो चेंज नहीं होगा। कैन अ क्लास हैज़ फील्ड ऑफ सेम क्लास टाइप, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें क्लास है यूज़र की, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका एक फील्ड हो, उस फील्ड की जो टाइप है वो भी यूज़र हो। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। आप ऐसा करें, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इस पर थोड़ा सा सोचें पहले, ठीक है, ताकि उस जब मैं इसका आंसर करूँ ना, तो आपने उससे पहले कुछ चीज़ें आपने सोच रखी हों या आपने इसका सही आंसर सोचने की कोशिश की हो। तो जनाब इसका जो आंसर है वो ये है कि जी बिल्कुल यस, हम एक क्लास के अंदर एक ऐसा फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जिसकी जो टाइप है वो वही हो जो इस क्लास का नाम था। यानी कि हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लिखें यहाँ पे यूज़र, ठीक है, एक्सेस मॉडिफाइड आप लिखना चाहते हैं, लिखने नहीं लिखना चाहते ना लिखें, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे यूज़र। और फॉर एग्जांपल जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है, ठीक है, ये कोड लिखना वैलिड है, ठीक है, यानी कि यूज़र के क्लास के अंदर हम उसी टाइप का एक जो फील्ड है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसको स्टैटिक भी दे सकते हैं, इंस्टेंस भी ले सकते हैं। ज़ाहिर है हमने स्टैटिक का वर्ड नहीं लिखा तो ये इंस्टेंस फील्ड है। अच्छा, ये रियल लाइफ में अगली जो चीज़ है वो ये कि ये रियल लाइफ में कैसे मुमकिन है। हमने बात की थी ना शुरू में कि जो ऊप की अक्सर चीज़ें हैं वो रियल लाइफ से ही मैच करती हैं, ठीक है, ये रियल लाइफ के ज़्यादा करीब लैंग्वेज है। तो हमें पहले तो रियल लाइफ से थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एंटिटी हो कोई भी, जैसे स्टूडेंट है, यूज़र है, एम्प्लॉई है, पेरेंट है, टीचर, व्हाटएवर, एक एंटिटी हो और उसका एट्रीब्यूट भी उसी टाइप का हो, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ समझनी भी बड़ी आसान सी है। मिसाल के तौर पे हमारी जो क्लास है ना यूज़र, ये किसी भी पर्सन को या यूज़र को रिप्रेजेंट करती है। तो सिस्टम के अंदर जो एक यूज़र है, जाहिर है उसका, यानी कि अगर आप इसको यूज़र की बजाय और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कह देंगे ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। वैसे तो यूज़र का इशू नहीं है, लेकिन आपको स्टूडेंट की क्लास डिफाइन करने से ये तो और बेहतर तरीके से समझ लगेगी इस चीज़ की। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट की क्लास हो और उसका एक एट्रीब्यूट खुद भी एक स्टूडेंट हो? तो वो क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट फर्ज करें क्लास है उसमें 52 मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी वो समझता है जी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बेस्ट फ्रेंड का जो है वो भी तो एक स्टूडेंट ही है ना। तो देखें इस केस में स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट कि स्टूडेंट हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह अगर वो जो क्लास है, मिसाल के तौर पे वो है जी कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे कार की क्लास है, ठीक है। तो कार की क्लास में भी हो सकता है जी, फॉर एग्जांपल हम लिंक करना चाहते हैं कि इस कार के ऑब्जेक्ट का यानी कि पिछला मॉडल कौन सा था उस गाड़ी का, तो जो पिछला जो भी यानी कि मॉडल होगा वो खुद भी तो कार ही होगी ना। तो हम कह देंगे फॉर एग्जांपल लास्ट मॉडल कौन सा था कार का। तो जैसे हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे हम कार टाइप का एक और एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस कार का नेक्स्ट जो है वो जो एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट जो मॉडल है वो कौन सा है। तो हम कह देंगे कार और नेक्स्ट मॉडल। तो एनीवे इस तरीके से हम अपनी जो क्लासेस हैं उसके अंदर उन्हीं टाइप के एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम यूज़र पे इसको चेंज कर देते हैं। तो यूज़र है तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जी अगर सिस्टम में जो यूज़र है उसका जो फॉर एग्जांपल बॉस है, ठीक है, बॉस है वो भी क्या है, वो भी यूज़र है। तो बॉस इस केस में भी ये बात भी ठीक है। यानी कि देखिए रियल लाइफ में आपको 3-4 एग्जांपल से बता दिया है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसी टाइप के हो जाएं जिस टाइप की वो क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में बस ये समझना था, ठीक है। कैन अ क्लास हैज़ फील्ड ऑफ सेम टाइप, तो येस अ क्लास में हैव फील्ड ऑफ सेम टाइप। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है इनम की बात शुरू करने से पहले कि इनम कैसे काम करता है वो क्या। कैन वी रिस्ट्रिक्ट अ क्लास ऑब्जेक्ट
शुड नेवर बी क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। यानी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लास को ऐसे डिफाइन करें कि उसका नया ऑब्जेक्ट दूसरी क्लासेस बना ही ना सके। एक तो है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर से बना सकें, दूसरे कंस्ट्रक्टर से ना बना, हम कह रहे हैं उस दूसरी क्लासेस उसका ऑब्जेक्ट बना ही ना सके। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ें पहले पढ़ाई हैं ना, उनको यूज़ करते हुए आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अगेन यहाँ पे वीडियो को रोक के थोड़ा सा जो है ना सोचें, और ताकि जब मैं इसका आंसर करूँ तो उस वक्त आपके पास थोड़ी सी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो। अच्छा देखिए, इसका भी आंसर ये है कि आप ये सोचें कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसका एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक होता है। ठीक है, तो वो चूँकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है, इसलिए कोई भी क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि दूसरी क्लासेस फॉर एग्जांपल यूज़र की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बना ही ना सके, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैं प्राइवेट कर दूँगा। ठीक है, कैसे? यानी कि मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट का होता है पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, पब्लिक यूज़र, और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ज़ाहिर है एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है, इस तरह से बना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे। इसके प्राइवेट करने से क्या होगा, अब हम इस कंस्ट्रक्टर को इसी क्लास के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्लास के अंदर से ही बन सकता है। लेकिन अगर कोई भी दूसरी क्लास जैसे कि यूज़र टेस्ट है, एम्प्लॉई है, या कोई भी और क्लास है, वो बनाने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कोड लिखें यूज़र u1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, तो ये कोड अब क्या है, ये इनवैलिड कोड है। ठीक है, ये कोड इनवैलिड कोड है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं दूसरी क्लास से जो कंस्ट्रक्टर क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अदर क्लासेस, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें भी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र क्लास फ्रॉम आउटसाइड दैट क्लास, क्योंकि उस यूज़र क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि भाई एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी कोई क्लास ना बना सके, तो हम क्या करेंगे, बस उसका जो कंस्ट्रक्टर है ना वो प्राइवेट कर देंगे। अब बात ये है कि एक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करेंगे कि मल्टीपल करेंगे। भाई जाहिर है हम चाहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो सके, तो अगर उस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो तीनों कंस्ट्रक्टर्स को प्राइवेट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट दूसरी क्लासेस ना बना सके। अच्छा ये हैं बड़ी बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, कि फील्ड कैसे एक्सेस करते हैं और बाकी चीज़ें क्या। अब हम इन्हीं कंसेप्ट्स को इनम को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्हीं कंसेप्ट्स को इनम पे मैप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि इनम की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। देखिए ये है जी इनम के बारे में कुछ मज़ीद बातें। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर्ड इन इनम क्लास, यानी कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट कौन सी, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो हमने यहाँ डिक्लेयर की थी, गेम स्टेटस, ये देखिए ये जो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, अब हम इनके बारे में कुछ बात करने लगे। अच्छा एक छोटी सी बात जो है ना वो मैं पहले रह गई बतानी, वो ये कि देखें अगर फ़र्ज़ करें हमने इस यूज़र के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है तो दूसरी क्लासें तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, तो फिर क्या कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता? तो आंसर ये है कि भाई दूसरी क्लासेस नहीं बना सकती, लेकिन आप इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़र की क्लास के अंदर से बना सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि एक मेथड लिखें, फॉर एग्जांपल पब्लिक, जो रिटर्न कुछ भी ना करता हो, फॉर एग्जांपल उसका नाम m1 है, या कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेथड m1 है, वो मेन मेथड है, या वो स्टैटिक मेथड है, या नॉन स्टैटिक मेथड है, वो कोई भी मेथड है, लेकिन वो जो मेथड है वो जाहिर है वो जो कोड है वो उस क्लास के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, यूज़र u इज इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक है, तो क्लास के अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं समझना कि चूँकि दूसरी क्लासें नहीं बना सकती तो अब कोई भी नहीं बना सकता। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि बॉस का जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में बन जाए, तो भाई ये वैलिड स्टेटमेंट, मैं यहीं से न्यू यूज़र को कॉल कर दूंगा तो जो बॉस का ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। अगर नहीं कॉल करूँगा जाहिर है उसका जो रेफरेंस है वो नल होगा। ठीक है, तो चलेगा, ये तो एक बात थी जो आपको मैं क्लियर होगी। अच्छा अब देखिए हम कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर्ड इन इनम क्लास आर पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल
ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट इनम टाइप, यानी कि ये जो कांस्टेंट्स हैं गेम स्टेटस, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये क्या हैं, ये पब्लिक भी हैं। क्यों पब्लिक हैं? ताकि हम इसको दूसरी क्लासेस से एक्सेस कर सकें, और ये स्टैटिक है, ठीक है, यानी कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कॉल करने के लिए। और एक और पॉइंट क्या था, ये पब्लिक है और ये फाइनल भी हैं, यानी कि जो एक दफ़ा जब भी आपकी क्लास लोड होगी, जब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इनम टाइप का, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं कह सकते वॉन की वैल्यू को हम चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं ये भी देख लें, ऑफ दैट इनम टाइप, यानी कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी टाइप क्या है, इनकी टाइप भी यही है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये करता कौन है ये काम, यानी कि हम कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, जबकि हमने तो इसको सिंपल 3 करैक्टर लिख दिए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कैसे ऑब्जेक्ट हो गए, और हमने तो लिखा ही नहीं कि ये पब्लिक है, फाइनल है, स्टैटिक है, और इसकी जो टाइप है वो गेम स्टेटस है। तो सिस्टम को कैसे पता चल गई कि इसकी टाइप जो है वो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखें, जब हम इनम बनाते हैं ना, तो जैसे कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्बेड करता है ना हमारे कोड के अंदर, तो यहाँ पे भी कंपाइलर कुछ काम करता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ये काम होते हैं। कंपाइलर क्या करता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ना यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन कोड, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली ज़ाहिर है ये वो सेंटेक्स नहीं है जो कंपाइलर जैसे काम कर रहा है, लेकिन समझने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपाइलर ने क्या काम करना है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इस कोड को ना इसी के अंदर चेंजेस कर देता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूँ ये 1 बाय 1 आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसको जो हम ना वो वाइट बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि हम साथ साथ चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकें। इसको ज़रा मुझे ना वाइट बोर्ड में शिफ्ट कर लेने दें। इसको यहाँ से कॉपी किया, और ये मैंने एक प्रोग्राम यूज़ करता हूँ इसको चीज़ समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें जी ये हमारा एक कोड। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपाइलर जो है वो क्या काम करेगा इस कोड को। देखिए, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, ये जो लिस्ट है ना, इसको वो देखेगा इस लिस्ट में कितनी चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें हैं, इनके जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, हर एक कॉन्स्टेंट के लिए वो ये वाला काम करेगा जो मैं अब करने लगा हूँ। यानी कि लिखेगा वो, इस कोड को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसने कन्वर्ट कर देना किसी और कोड में। वो क्या है, वो है जी पब्लिक, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है। और स्टैटिक क्यों है, ताकि दूसरी क्लासें इस क्लास से वॉन को एक्सेस कर सकें। देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने जब पिछले लेक्चर में ये जो गेम बनाई थी, ये जो गेम टेस्ट बनाया था, इसमें हमने क्या किया था, देखें ज़रा, गेम स्टेटस डॉट वॉन, यानी कि हमने इस क्लास के रेफरेंसेस को एक्सेस किया था। इसका मतलब क्या है कि ये पब्लिक भी और स्टैटिक भी है, क्योंकि अगर पब्लिक ना हो तो फिर भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, अगर स्टैटिक ना हो तो फिर भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या चीज़ है, ये पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है, ठीक है। और ये तीसरी हमने क्या चीज़ पढ़ी है, ये फाइनल भी है, ये जो एक वेरिएबल है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जो इसकी टाइप है ना, वो इसकी टाइप वही है जो इस इनम की टाइप है, यानी कि कंपाइलर जब इसकी टाइप बनाता है ना, उसकी टाइप भी यही होती है। फॉर एग्जांपल गेम स्टेटस, और इसका वॉन क्या चीज़ है, फिर वॉन इसका नाम है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये है जो कंपाइलर ने काम किया है, ठीक है। कंपाइलर ने इस छोटे से लफ्ज़ को के साथ ये सारी चीज़ें अटैच कर दी हैं कि भाई ये पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, गेम स्टेटस है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम वॉन है। अच्छा तो ज़ाहिर है हम इसको इनिशियलाइज़ भी नहीं करते, हम तो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखें, हमने इसको वॉन को यूज़ कर लिया, वॉन को हमने इनिशियलाइज़ तो किया ही नहीं है। तो इसको इनिशियलाइज़ कौन करता है, यानी कि इनका ऑब्जेक्ट बनाता कौन है, हम तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कंपाइलर ही बना देता है। कैसे बनाता है, वो जब इस कोड को जनरेट करता है ना, तो इसके साथ न्यू गेम स्टेटस, ये है इसकी कंप्लीट डिटेल, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट भी कंपाइल टाइम पे ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो वॉन के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, तो यही काम लॉस्ट के लिए, कंटिन्यू के लिए भी यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखें, हमने ये किया है कि ये जो शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हो कि जो इनम है ना, इसके अंदर ये जो लिस्ट है ना, ये फिक्स होती है, यानी कि हम नई चीज़ें ये नहीं डिफाइन कर सकते, यानी कि हम नई इनम के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते इस तरह की, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करके गेम स्टेटस का। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी बड़ी आसान सी है। देखिए, हमने अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है
कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो कोई दूसरा जो कोड है कि कोई दूसरी जो क्लास है वो ना बना सके, तो हम कैसे करते हैं, हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो न्यू का जो लफ्ज़ है ये वाला, ये कोई भी ये जो पूरा सिंटैक्स है ये दूसरी क्लासेस से इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो देखें जो कंपाइलर है ना, जब वो इसका कंस्ट्रक्टर बनाता है ना गेम स्टेटस का, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट रख देता है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से बनता है कि उसकी एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होता है और ज़ाहिर है उसकी क्लास का नाम तो गेम स्टेटस ही होगा ना, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है गेम स्टेटस, और ज़ाहिर है ये एम्प्टी है तो हम कह देंगे, यानी कि इसका कंस्ट्रक्टर भी जो कंपाइलर इसके अंदर इंजेक्ट करता है या प्रोवाइड करता है वो प्राइवेट होता है। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास गेम स्टेटस। जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ इस क्लास के अंदर से ही बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यूज़र की क्लास की एग्जांपल देखें। अच्छा, वापस स्लाइड पे आते हैं। देखिए, उम्मीद है आप ये बात समझ लग गई होगी आपको, ठीक है, कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये क्यों होता है। और फिर मैंने बात की है कि enum has many things in common with classes, but we cannot create new object of enum because enum constructor is private by default। ठीक है, enum के ऑब्जेक्ट हम नए नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है जी enum को अंडरस्टैंड करने के लिए, we can reference enum constants multiple times but objects count remain same। अच्छा, इसको समझने के लिए देखें, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये तो एक लाइन मैंने लिखी है ना, इसी तरीके से जाहिर है जितने कॉन्स्टेंट्स हमने डिफाइन किए हैं उतनी लाइन लिखी जाएंगी और उतने ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो जब आपका कोड जो है वो कंपाइल होएगा तो कंपाइल टाइम पे जाहिर है ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। ठीक है, जो भी स्टैटिक कोड हमारा होता है कंपाइल, सॉरी जब हम रन करते हैं तो जब क्लास लोड होती है उस वक्त ये सारा कुछ जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल यूँ करते हैं कि अगर इसी तरह वॉन बना, इसी तरह फॉर एग्जांपल लॉस्ट भी बन जाएगा और इसी तरह जो कंटिन्यू का हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी बन जाएगा। ठीक है, और ज़ाहिर है इनका कंस्ट्रक्टर में कुछ थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, वो मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर में और कौन सी चीज़ें हैं जो कंपाइलर पास करता है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको एम्प्टी बनाया है, लेकिन हकीकत में ये एम्प्टी नहीं होता, इसमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन और भी सेव की जाती है, उसकी हम बात बाद में करते हैं। अभी सिर्फ इसको देखें। अब होगा क्या, जब हम कहते हैं तीन ऑब्जेक्ट बन गए, इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको, और ये वॉन है। ठीक है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो इस क्लास के अंदर रेफरेंस है ना वॉन का, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफर कर रहा है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है और इसका रेफरेंस किसके पास है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल जो लॉस्ट है वो रेफर कर रहा है। ठीक, इसको यहाँ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको जो लॉस्ट है वो रेफर कर रहा है और एक और ऑब्जेक्ट बना है इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, इसको भी नया बना लेते हैं, इसको कहते हैं ये जो कंटिन्यू है का जो वेरिएबल है वो इसको रेफर कर रहा है। इसका मतलब क्या है देखिए, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम यही कहते हैं ना कि दीज आर नॉट दी ऑब्जेक्ट्स, दीज आर रेफरेंस, यानी कि ये रेफरेंस हैं इस ऑब्जेक्ट का। मिसाल के तौर पे सिर्फ समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये मेमोरी में 100 लोकेशन पे स्टोर है और ये 200 लोकेशन पे स्टोर है और ये 300 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो वॉन में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि जो वॉन का वेरिएबल है उसमें इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वॉन में 100 पड़ा है और जो लॉस्ट का वेरिएबल है उसमें 200 पड़ा है और जो कंटिन्यू की अपनी वैल्यू है वो क्या है, दैट इज़ अ रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसी और जगह स्टोर है, ठीक है, रैम के अंदर, तो यहाँ पे कहते हैं 300 पड़ा है। ठीक है, अब जो समझने वाली बात वो क्या है, वो वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ पहले, ठीक है, फिर वापस आते हैं। तो ये वी कैन रेफरेंस इनम कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स, तो ये क्या है, ये इनम के कांस्टेंट्स हैं, यानी कि मैं इसको मल्टीपल टाइम रेफर कर सकता हूँ। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ कि भाई गेम स्टेटस एस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इसको रेफर कर दूँ, यानी कि जैसे मैं कह दें कि फॉर एग्जाम्पल गेम स्टेटस डॉट वॉन। हमने क्या किया,
जो एस है, इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर लें जगह ताकि बन जाए। अच्छा, जो एस है उसमें क्या स्टोर हो गया है, जो वॉन में स्टोर था। तो वॉन में क्या स्टोर था, वॉन के पास इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, यानी कि 100 स्टोर था। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम में एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, एक वेरिएबल बना है एस। एस की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमने वॉन की वैल्यू ही इसमें सेव कर दी है ना, तो एस के अंदर भी अब 100 ही पड़ा हुआ है। और 100 किसका रेफरेंस है, इस सब्जेक्ट का रेफरेंस है, और इसकी टाइप क्या है, भी गेम स्टेटस टाइप है। तो दैट मीन्स कि अब इसको सिर्फ वॉन रेफर नहीं कर रहा, इसको जो दूसरा रेफर कर रहा है वो क्या है, एस भी रेफर कर रहा है। ठीक है, लेकिन नया ऑब्जेक्ट बनना और बात है, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस बन जाना ये एक और बात है। तो जब भी आप ये वाला कोड देखें, मिसाल के तौर पे इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये काम किया था ना कि गेम स्टेटस का मेथड कॉल किया, उसने जो भी हमें स्टेटस रिटर्न किया वो हमने इसके अंदर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है भाई, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें आया है उसको हमने बस एक जगह पे स्टोर कर लिया है। इसी तरह जब हमने गेम बनाई थी तो हमारा जो लोकल वेरिएबल था स्टेटस, ये भी इसमें भी कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ। देखें, जब हमने इसको इनिशियलाइज किया था तो कैसे किया था, हमने कहा था जी गेम स्टेटस डॉट वॉन, यानी कि ये इस पर वापस आए, गेम स्टेटस डॉट वॉन क्या है, वो 100 है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और वो 100 नंबर उसमें रेफरेंस उसका 100 पड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा था भी, जो ये जो वेरिएबल है ना इसके अंदर भी 100 स्टोर कर दो। ठीक, नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, उसी ऑब्जेक्ट को दो जगह से रेफरेंस किया जा रहा है, यानी कि एक और क्लास है वो भी इसी को रेफर करी जा रही है, वॉन भी इसको रेफर करी जा रहा है। और जब हमने नेक्स्ट क्लास में आगे ये वाला काम किया तो हमने एक और वेरिएबल बना दिया गेम स्टेटस। तो भाई ये भी बात बिल्कुल वैलिड है, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बनाएं गेम स्टेटस की टाइप का, ज़ाहिर उसकी टाइप गेम स्टेटस होनी चाहिए, अगर टाइप ये नहीं होगी तो फिर सही नहीं है। गेम स्टेटस, इसका नाम भी फॉर एग्जांपल आप GS रख दें। ठीक है, और इसको कर दें कि GS इज इक्वल टू S। ठीक है, तो S क्या था, S की वैल्यू 100 थी, तो इससे क्या होगा भाई, एक और जो वेरिएबल है या जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस हमारे पास स्टोर हो जाएगा, यानी कि इसका नाम तो GS है लेकिन इसमें क्या पड़ा होगा, 100। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को दो जगह से रेफर किया जा रहा था, अब इस ऑब्जेक्ट को एक और जगह से भी रेफर किया जा रहा है। यानी कि जितने नए वेरिएबल्स को या ऑब्जेक्ट्स को आप ये वाले ऑब्जेक्ट्स असाइन करते जाएंगे तो उसके पास रेफरेंस बढ़ी जा रहे हैं। पहले उसको एक रेफर कर रहा था, अब 2 कर रहे हैं, अब इसके बाद 3 कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, फिर एक दो रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर अब ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे इनम के, वो डिपेंड करता है हमारी ये जो लिस्ट थी इसमें कितने कांस्टेंट हमें डिफाइन किए थे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे वो कांस्टेंट थे ना, यानी कि 3, ठीक है, तो एक वक्त में रैम में कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, 3 ही पड़े होंगे, 1, 2 और 3। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं सकते, इनम के हम इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कितने ऑब्जेक्ट बने होते हैं, जितने कांस्टेंट्स डिफाइन किए होते हैं उतने ही ऑब्जेक्ट जो है वो इनम के बने होते हैं। यानी कि अगर आप कोशिश भी करें ना फॉर एग्जांपल नया ऑब्जेक्ट बनाने की, यानी कि आप फॉर एग्जांपल ये लिखने की किसी भी जगह पे ये लिखते हैं, ठीक है, गेम स्टेटस S इज इक्वल टू न्यू गेम स्टेटस, तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, कोड कंपाइल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो गेम स्टेटस का कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, जितने आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिए, ठीक है, उतने ही बस ऑब्जेक्ट बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी, उम्मीद है थोड़ी सी आपको ये समझ लगी होगी। वी कैन रेफरेंस इनम कांस्टेंट्स मल्टीपल टाइम, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को जितनी दफ़ा मर्जी रेफर करते जाएं, चाहे 10 वेरिएबल 20 वेरिएबल बना लें जो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स काउंट है, यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो इनम के वो उतने ही रहेंगे जितने आपने उसके अंदर कांस्टेंट, क्योंकि वो 3 ही रहेंगे इस केस में। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए ये ना वो ही कोड मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है कि मैंने तो सिर्फ ये लिख दिया था ना कि जी हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल और गेम स्टेट ऑन है, तो एक्चुअली जो इसका कोड मतलब जनरेट होता है ना, कंपाइलर जो ये काम करता है, तो वो क्या करता है, वो गेम के कंस्ट्रक्टर को ना, इनके इनम के कंस्ट्रक्टर को ना ये भी पास करता है। वॉन मीन इनके पहला उसका जो नाम क्या था, वॉन था, लॉस था, कंटिन्यू था, और ये 0 1 2 क्या है जी, जो पहले नंबर पे डिफाइंड है ना, उसका जो ऑर्डिनल या कह लें या पोजीशन या ऑर्डर कह लें, मतलब वो
0 है, अगले का 1 है, इसी तरह तीसरे वाले का 2 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये क्यों करता है? ज़ाहिर है आपको याद है ना, जब हमने कोड लिखा था और हमने जब स्टेटस प्रिंट किया था, यहाँ पे कहीं प्रिंट किया होगा गेम स्टेटस, अभी हमने खैर प्रिंट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप प्रिंट करते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल system.out.println और यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल गेम स्टेटस, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होगा? वॉन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि जब इसका ये कोड जनरेट होता है ना, तो कंपाइलर इसका जो नाम है ना वो एक स्ट्रिंग के तौर पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर देता है और इसकी पोजीशन भी सेव कर देता है, ठीक है। पोजीशन जो है वो क्यों सेव करता है? वो कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इनम सेट है, ठीक है, इनम मैप है। इनम सेट तो हमने यूज़ किया था, लेकिन इनम मैप ही इसी का स्ट्रक्चर है। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, हमें कभी भी ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर। तो फिर ये डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है? ये इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल हैं नेम और ऑर्डिनल के नाम से। तो ये जो डेटा है ये इन दोनों वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और आपने कभी रीड करना हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉन डॉट नेम लिख देंगे तो आपके पास ये वॉन प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉन ही प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने उसकी पोजीशन कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, जी ये जो कांस्टेंट है ये कौन से नंबर पे डिफाइन था, तो आप उसका गेम स्टेटस डॉट वॉन डॉट ऑर्डिनल फंक्शन, ठीक है, वो कॉल करेंगे तो इसकी पोजीशन भी प्रिंट कर देगा कि कौन से पोजीशन के ऊपर ये स्टोर होता है। अब इसमें सिर्फ एक बात रह गई है, वो ये कि भाई ये जो नेम और ऑर्डिनल हैं ये हमने डिफाइन तो कहीं किए नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए? तो देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें हम किसी और क्लासेज में डिफाइन करते हैं और बाद में हमारी जो क्लास है ना उस क्लास को एक्सटेंड कर लेती है। तो जो चीज़ें उसमें डिफाइन की हैं वो हमारी क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है। तो इसकी जो डिटेल है वो मैं इनहेरिटेंस के लेक्चर में बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमारी जो पेरेंट क्लासेस हैं उसमें डिफाइन की हुई चीज़ें हमारी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसके अंदर आ जाती हैं। अभी तक के लिए बस ये समझें कि जो जैसे कंपाइलर ने ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट किया ना इससे, तो कंपाइलर ने ये भी साथ लिख दिया है कि भाई ये जो गेम स्टेटस है दिस क्लास एक्सटेंड्स दिस क्लास, और ये क्लास कौन सी है, ये जेडीके के अंदर पहले से डिफाइंड है, ठीक है, पहले से बनी हुई है। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो जो भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो इस क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। तो इसी तरह आपको याद होगा हमने इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए ये लूप भी लगाया था, गेम स्टेटस डॉट वैल्यूज़ किया था, तो हमें एक अरे मिल गई थी गेम स्टेटस की और हमने फिर सारे स्टेटस प्रिंट करके देख लिए थे। तो वो सारे स्टेटस हमारे पास कैसे आ जाते हैं, वो जैसे ये कोड इसके अंदर कंपाइलर प्रोवाइड करता है ना, इसी तरह कंपाइलर ये वाला मेथड भी इसके अंदर ऐड कर देता है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमें गेम स्टेटस की एक अरे रिटर्न करता है, और इस अरे के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ये सारे जो पॉसिबल गेम स्टेटस हैं, यानी कि जो पॉसिबल इनम की लिस्ट है वो इसके अंदर डाल के एक नई रे बनाता है, ये हमें रिटर्न कर देता है। तो इसकी डिटेल क्या है, ये रे कैसे बनती है, रे का फंक्शन क्या है, ये मैं रेज के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। बस अभी ये समझें कि वैल्यूज़ का मेथड हमें डिफरेंट तरह के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी एक अरे रिटर्न करता है, और हम उस अरे को क्या कर सकते हैं, उस अरे को आइट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से, और उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। आइट्रेशन की डिटेल भी जो है वो मैं जो इसका लेक्चर है रेज का उसके अंदर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। इस डिस्कशन में अगर थोड़ी सी चीज़ फॉर एग्जांपल ये नहीं समझ लगी ना कि यानी कि ये एक्सटेंड कैसे होता है, ठीक है, यानी कि ये नेम और ऑर्डिनल हमने यहाँ डिफाइन नहीं किए, तो यहाँ पे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको, तो ये चीज़ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी बस अब ये समझें कि जो कंस्ट्रक्टर हमें मिलता है वो प्राइवेट होता है, तो इसलिए उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस क्लास के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये काम करता कौन है, ये काम कंपाइलर इस कोड को प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो उम्मीद है अब आपको ये जो हमने शुरू में बात की थी इसी स्लाइड में जो पिछले पॉइंट में बात की थी, ये समझ लगी होगी कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिक्लेयर्ड इन इनम आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इनम टाइप, यानी कि उसी टाइप के ही ये ऑब्जेक्ट है। तो ये थी जी इनम की डिटेल्स कि इनम कैसे काम करता है, कंपाइलर इसके साथ क्या एक्टिविटी करता है, और कैसे हम अपनी जो लिस्ट है वो गेट करते हैं, और कंपाइलर इसका ऑर्डर कैसे मेंटेन करता है, नाम कैसे रिटर्न करता है, और हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, ये सारी डिटेल हमने इनम के बारे में देख ली। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि अगर ये नॉर्मल क्लास है तो क्या हम इस क्लास के अंदर
कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या हम इस क्लास के अंदर इनके अलावा वॉन लॉस्ट के अलावा कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में बात करेंगे।